Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and I am your teacher of biology. Hopefully you all are perfectly fine with the grace of Allah Almighty. So start with the new topic. इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के नाम से, इस टर्म से हम अपने प्रीवियस वीडियो में रिकॉग्नाइज हो चुके हैं कि फर्मेंटेशन का एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज को यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में, और वो प्रोडक्ट्स हमें क्या देते हैं, हेल्प देते हैं हमारी फूड में के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, अगर हम अर्ली हिस्ट्री की बात करें आज से बहुत सालों पहले, तब ऑक्सीजन जो थी इतनी फ्री नहीं थी, ऑक्सीजन जो थी फ्री लिविंग नहीं थी। तो ऑर्गेनिजम्स ने या बैक्टीरियाज ने, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे पास बैक्टीरियाज ही थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अडेप्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए क्या किया कि ऑक्सीजन के बग़ैर जो है वो रहना सीखा। जब ऑक्सीजन के बग़ैर वो रहे, अपने आप को अडॉप्ट किया, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स थे, वो जो बैक्टीरियाज थे जो हमारे पास ऑक्सीजन के बगैर रहना सीखे थे, जिन्होंने ऑक्सीजन के बगैर रहा, उनको हमने नाम क्या दे दिया, एनारोब्स का। ऐसे बैक्टीरियाज जिन्होंने ऑक्सीजन के बगैर रहा, उनको हमने किसका नाम दे दिया, एनारोब्स को। अब जबकि हम अब की बात करते हैं, जिस एरिया में, जिस जोन में हम रह रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन फ्री लिविंग है हमारे पास। अगर हम उनकी बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास फ्री लिविंग ऑक्सीजन तो है, लेकिन जो ये थे प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज, ये एसिटीज़ हैं, इन्होंने अपने आप को अडेप्टेबल बना दिया था और ये अभी भी एनारोबिक कंडीशन में ही रहते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको क्या किया, इनको यूज़ किया किस तरह से, अपनी वेलफेयर के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ किया। किस तरह से, जो एनारोब्स थे उनके थ्रू फर्मेंटेशंस करवाई, डिफरेंट फर्मेंटेशन जस्ट लाइक ब्रेड बेकिंग, और हम कह सकते हैं मिल्क की फर्मेंटेशन, डिफरेंट जो है मशरूबात तैयार किए गए, अल्कोहल की फर्मेंटेशन हुई। तो इस तरह से ये जो थे ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फर्मेंटेशन के, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा बेकरी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो जितनी भी बेकिंग प्रोडक्ट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोब्स के थ्रू है। अगर हम बात करते हैं सोया सॉस की, तो सोया सॉस जो है वो फर्मेंट करवाया गया एक फंगस से, जिसका नाम, मतलब एक बैक्टीरिया फंगस से, जिसका नाम था क्या, एस्परजिलस। एस्परजिलस के थ्रू जो है वो सोया सॉस प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा जो यीस्ट है, फर्मेंटेशन अगर यीस्ट में करवाई जाए तो वो किसमें, वो आगे हमें जो बाय प्रोडक्ट्स देगी वो हमारे पास कौन सी होगी, बीवरिंग होगी, इसके अलावा क्या होगी, जो है बेकिंग होगी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये थी इम्पोर्टेंस किसकी, फर्मेंटेशन की। अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिज़्म किसका, रेस्पिरेशन का, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नाउ द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज़्म है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बेसिकली इसमें 3 स्टेप हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम किसकी बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस की, सेकंड हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, और थर्ड और लास्ट हमारे पास स्टेप है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस को हम रिपीटेडली काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस में होता ये है कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसमें होता ये है ADP और NAD अटैच होते हैं, एंटर होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर है ना, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज होता है वो ऐड होता है। ग्लूकोज जब आता है तो उसके पास ATP, ADP और NAD ये ऐड होता है, तो ये ब्रेकडाउन, इसकी ऑक्सीडाइजेशन जो होती है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, 2 पायरुविक के एसिड में। मतलब हमारे पास ये 6 कार्बन कंपाउंड था। हमने शुरू से ग्लाइकोलिसिस में यही देखा कि ये जो स्टेप है ये विदाउट द ऑक्सीजन है, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, इसके साथ हमें क्या मिला, ATP और NAD, मतलब इसके साथ हमें क्या मिला था, एनर्जी। अगर हम अपनी प्रीवियस जो है वो वीडियोस में अपने लेक्चर्स को देखें
तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमने यही था देखा ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस जब करवाई थी तो 6 कार्बन कंपाउंड थे, 6 कार्बन कन्वर्ट हो गए किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में, और ये 3 कार्बन कंपाउंड उसके साथ हमें क्या देते हैं, एनर्जी, क्योंकि हमारे पास ब्रेक हुआ क्या, बॉन्ड, कहाँ पे, CH के दरमियान। मतलब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड थे 1 2 3 4 5 6, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, 3 में। जब यहाँ से ब्रेक बाउंड हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो हमारे पास क्या मिली, एनर्जी। तो ये था स्टेप हमारे पास, पहला स्टेप किसका, रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिसिस। अगर हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ बात करें, जो क्या है हमारे पास, क्रेब्स साइकिल। अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो यहाँ से जो हमारे पास ATP और NAD, अगर हम NAD की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज में क्या ऐड होगा, जो पायरुविक एसिड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बने हैं, ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड में अब होगा क्या कि कोएंजाइम A ऐड होगा, ठीक है। जब ये स्टेप एंड होना होता है, इसी के साथ फौरन से क्या होता है कि पायरुविक एसिड में जो एक 3 कार्बन कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, कोएंजाइम A ऐड हो जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एसिटाइल कोएंजाइम A। अब जब ये इसमें ऐड होगा तो तब इसमें कन्वर्ट हो गया ना, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ एडिशन किसकी होगी, ADP की, FAD और NAD। FAD और NAD ये दोनों क्या हैं, कोएंजाइम्स हैं। अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो हमारे पास हमें पता है कि एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ कोएंजाइम। FAD मतलब कि फ्लेविल एडिनो डाइफॉस्फेट एडिनोसिन, और अगर NAD की बात करते हैं तो ये हमारे पास निकोटिनोमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड है, और ये फ्लेविन, ये जो हमारे पास ये फ्लेविन का प्रोडक्ट है। जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्रेब्स साइकिल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसके साथ हमारे पास जनरेट क्या हुआ, ATP, NAD और FADPH2। अब ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं NAD और FAD, अब NAD और FAD ये फर्दर किसमें जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ से ये जो प्रोसीजर है किसका, क्रेब्स साइकिल का, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, NAD और FAD। अब ये जो NAD और FAD है ये फर्दर किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब हमारा थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप स्टार्ट हो गया, जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NAD और FAD क्या करेंगे, खुद को रिड्यूस करवाएंगे, किस तरह से कि इनके पास जो हाइड्रोजन आयंस होंगे उनको क्या करेंगे, ये ब्रेक कर देंगे, उनको फ्री करवा देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। जब ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी। जब ऑक्सीजन ऐड हुई, ठीक है, ऑक्सीजन जब ऐड हुई तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों के साथ से हाइड्रोजन डिटैच होते हैं तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। NAD और FADH2 ये खुद क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे इस रिएक्शन को। किस तरह से कि अपने आप के साथ से क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के आयंस हैं उनको सेपरेट कर देंगे। हाइड्रोजन के आयन जब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब एक चेन के थ्रू काम करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये खुद क्या हो गए, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर किया, तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, ATP, और देन अगेन हमारे पास NAD प्लस हो गया और FAD प्लस, मतलब ये अगेन किस फॉर्म में चले गए, एंजाइम्स की फॉर्म में चले गए, को एंजाइम्स की फॉर्म में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टेप। इन 3 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है मैकेनिज्म किसका, रेस्पिरेशन का। और ये थी हमारी रेस्पिरेशन। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके रिजल्ट में हमारे पास कितने जो है वो ATPs और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी बजट क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।